ठीक है। अब क्या है, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो जो बोर्ड एग्जाम में 22 फैब को, उसमें कितने मार्क्स का आ रहा है, 6 से 8 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना ही आना है मैनेजमेंट का, वो भी हेनरी फ्योल के। ठीक है, आपको लास्ट टाइम आपको ये बताया जाएगा कौन से 3-4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, बट आपको डिटेल में भी समझाया जाएगा सारा कि कौन सा प्रिंसिपल किस वे में लिखना है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि हेनरी फ्योल कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। ठीक है, और इसका बर्थ कब हुआ था, 1841 में हुआ था। ठीक है, और इसने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, जो इसका पहला प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या करना है, जो आपके पास काम है उस काम को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू देयर वर्कफोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन बनी, डिवीजन ऑफ वर्क इंप्लाइड डिवीजन ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब आपके पास जितना भी काम है उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने भी आपके पास एम्प्लॉय होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, उस काम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये प्रिंसिपल 3 नंबर में आ जाए, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ वर्क गिवन बाय द हेनरी फ्योल, तो आप किस तरीके से इसको अट्रैक्टिव वे में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्या होगा कि आप डिवीजन ऑफ वर्क की मीनिंग दोगे। ठीक है, आपने क्या करा, 4 लाइंस में इसका मीनिंग दे दिया। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद एक स्टिक डायग्राम से ऐसे डायग्राम बना सकते हो कि भैया मेरे पास ये क्या था कि 5 प्रोजेक्ट्स थे। कितने प्रोजेक्ट्स थे, 5 प्रोजेक्ट्स थे। तो मैंने क्या करा, 5 लोगों को इक्वली एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल हो गया। उसके बाद आप 3 नंबर में इसके क्या लिख सकते हो, बेनिफिट्स लिख सकते हो। ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट क्या होगा डिवीजन ऑफ वर्क का, कि लीड टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। कि जब भी हम एक पर्टिकुलर काम करते रहते हैं, ठीक है, कि मान लो मैं अकाउंट्स टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स कॉमर्स टीचर हूँ मैं, तो मतलब मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट के सब कुछ नॉलेज है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ तो मुझे बिजनेस का हर प्रिंसिपल आता है, हर चैप्टर आता है, तो वो क्या है, मेरी स्पेशलाइजेशन हो गई है। जितना भी काम हम बार बार करते हैं, शॉर्ट वे में करते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, स्पेशलाइजेशन। सेकेंड बेनिफिट लिख सकते हो आप, इनहेंस एफिशिएंसी। ठीक है, क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनहेंस एफिशिएंसी। सेकेंड बेनिफिट हो गया कि आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर लोगे, क्योंकि आप क्या हो गए, उसमें स्पेशलाइज हो गए हो। जो पर्सन वो काम को 10 मिनट में कर सकता है, आप वो कितने मिनट में कर सकते हो, 8 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एफिशिएंट भी हो गए। 2 बेनिफिट्स लिख दो उसके साथ साथ 2 डीमेरिट्स भी लिखो कि उसके इंपैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला इंपैक्ट क्या लिखोगे, इट्स लीड टू मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है कि हम कभी कभार मोनोपोलिस्ट साइड चल जाते हैं कि नहीं ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता। फर्म क्या होती है, डिपेंडेंट हो जाती है उस पर्सन के ऊपर। तो पहला इफेक्ट है, क्या नाम है उसका, मोनोटोनी। ठीक है, सेकंड आप इंपैक्ट लिख सकते हो कि आपका डीमेरिट क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, वो सामने आना नहीं चाहते। ठीक है, आप जब स्कूल्स में जाते थे तो वहां प्रेयर होती थी, तो टीचर ड्यूटी लगाता था कि आ जाओ लाइंस को लेके जाना है ग्राउंड में, तो कोई सामने आता ही नहीं था। क्यों, क्योंकि वो क्या, लैक ऑफ इनिशिएटिव है, कि जब काम बांटा जा रहा था तो सामने से नहीं आ रहा उस काम को लेने के लिए। ठीक है, तो आप इस डिवीजन ऑफ वर्क को इस तरीके से लिख के आओगे 3 नंबर में, आपका ऑटोमेटिक एक पेज का आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क की डेफिनेशन है, उसके बाद एक स्टिक डायग्राम का एग्जांपल है। ठीक है, 2 बेनिफिट्स और 2 डीमेरिट्स के इंपैक्ट। ठीक है, तो ये क्या था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल क्या दिया उसने, सेकंड प्रिंसिपल दिया हमारा उसने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ध्यान से समझने वाला है। ठीक है, अथॉरिटी
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे तराजू के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक हमारा अथॉरिटी है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो दोनों हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहनी चाहिए कि किसी पर्सन को आप अथॉरिटी हैंड ओवर कर रहे हो तो उसको उतने ही क्या देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। तो वो क्या प्रिंसिपल क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फोर्ड को कहने का मतलब ये था कि आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दे दो, कि अगर अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ ही साथ उसको क्या दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, ताकि वो क्या इस प्रिंसिपल का मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम अथॉरिटी देते हैं टॉप लेवल को कि भैया आपके पास पूरा राइट है, आप किसी को भी जॉब पे रख सकते हो, किसी को भी जॉब से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, अथॉरिटी का मिसयूज कर लेता है। बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि आपने बिना मतलब से किसी को निकालना नहीं है, आपने ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा भी करना है। ठीक है, तो वो क्या बैलेंस चलती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसके दो बेनिफिट्स और इसके दो डीमेरिट्स। ठीक है, पहला बेनिफिट क्या होगा, बेटर रिजल्ट। ठीक है, पहला मेरिट क्या है इसका, बेटर रिजल्ट, कि आप क्या कर सकते हो, बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब आपने किसी मैनेजर को, किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो बेटर एफिशिएंट वे में काम करेगा। ठीक है, उसको पता है मेरे पास अथॉरिटीज है और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, जैसे मेरे पास अथॉरिटी क्या है कि तुम अगर रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे पढ़ाना भी तो है। क्लियर, तो वो क्या, बेटर रिजल्ट आएगी उससे। सेकेंड इसका मेरिट क्या हो सकता है, दे टारगेट विल बी अ मीटिंग ऑन द टाइम, कि ऑन टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाएंगे। ठीक है, अगर टारगेट क्या हो रहे हैं, टाइम पे अचीव हो रहे हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। ये सबसे बड़ा मेरिट है इसका, कि जब आपने अथॉरिटी दी हुई है कि भैया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपने एक महीने के अंदर 3000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी भी है, आप जैसे मर्जी प्रोड्यूस करो, जितने मर्जी इंप्लॉइज रखो, वो आपकी अथॉरिटी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने एक महीने में 3000 शर्ट्स बनानी है। अब उसके बाद अथॉरिटी है ना, अगर मान लो उसके बाद अथॉरिटी ना होती कि मैं इंप्लॉय रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, मैं रॉ मटेरियल परचेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो क्या उसका टारगेट अचीव होता, नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, फिर भी डीमेरिट हो जाएगा उसका। अगर अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फिर भी क्या है, फर्म के लिए नुकसान। ठीक है, तो दो मेरिट्स हो गए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के। उसके बाद दो डीमेरिट। सबसे बड़ा डीमेरिट तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई हमारे पास तो क्या होगा, मिसयूज होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, क्या होगा, अथॉरिटी को मिसयूज करेगा वो। ठीक है, मान लो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं किसी को भी रख सकता हूँ, किसी को भी निकाल सकता हूँ, तो ठीक है, जो मेरे रिश्तेदार होंगे उन सबको मैं जॉब पे रख लूंगा, और जो मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे उनको मैं जॉब से निकाल दूंगा। तो वो क्या हो गया, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सेकंड इसका डीमेरिट क्या है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवरबर्डन। ठीक है, तो वही क्या हो गया, ओवरबर्डन। देखो वही केस हो गया कि अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या अथॉरिटी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, अगर अथॉरिटी ज्यादा है तो वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करेगा, सबसे पहला डीमेरिट। दूसरा, अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, ओवरबर्डन हो गया, कि तुमने उसको काम तो सौंप दिया है बट उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है, कैसे काम कंप्लीट करेगा वो। ठीक है, तो इस वे में लिख के आओ आंसर आप। 3 में से एग्जामिनर 3 देगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, 3-4 लाइन की डेफिनेशन बन जाती है उसकी। उसके बाद एक ऐसा एग्जांपल दे दो फ्लो चार्ट में या उसको स्टिक डायग्राम्स में। उसके बाद 2 मेरिट्स 2 डीमेरिट्स। तो एग्जामिनर आपको 3 में से क्या देगा, 3 दे देगा। क्लियर, ये क्या था उसका सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल क्या दिया उसने, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन देखो होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या करता है हमारा, ठीक है, थर्ड क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्रिंसिपल का काम क्या है कि सारा कुछ काम हमारा टाइम पे होना चाहिए, मींस एक्यूरेट वे में होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनती है, डिसिप्लिन मींस
ऑबिडेंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्व ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। कि मतलब आपके पास अथॉरिटी की आप बॉस हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 9 बजे का टाइम था वो आ रहा है 12 बजे, तो मतलब वो क्या कर रहा है, मिसयूज भी कर रहा है और प्रॉपर वे में अथॉरिटी परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो मतलब वो डिसिप्लिन के वे में नहीं चल रहा। ठीक है, हेनरी फ्योल कहने का मतलब कहता है अगर मैनेजमेंट को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव चलाना है तो हर एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, कि सारा काम क्या होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या प्रिंसिपल था, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या है कि आप एग्जांपल कैसे दोगे, एग्जांपल आप इसमें सेंटेंस फॉर्म में दोगे। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट तो बहुत मुश्किल है, पर आप कैसे फॉर एग्जांपल में दे सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉय शुड बी मीट द कमिटमेंट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टाइम, कि जो एम्प्लॉय ने कमिटमेंट करी ऑर्गेनाइजेशन को उसने अपने टाइम पे पूरी कर दी। कि उसने कहा था कि हाँ मैं डेली 6 बजे आ जाऊंगा, तो डेली वो 6 बजे ही आता है। ठीक है, तो क्या अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है, कि जो भी एम्प्लॉय कमिटमेंट पूरी कर रहा है मतलब वो डिसिप्लिन वे में चल रहा है। क्लियर, मीनिंग हो गया, एग्जांपल हो गया। अब उसके 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स। तो पहले 2 मेरिट्स क्या है इसके डिसिप्लिन के, कि वो क्या होगा, व्हेन अ वर्कर ओबे डिसिप्लिन एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि मतलब पहला मेरिट क्या हो गया इसका, प्रॉपर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब एम्प्लॉय डिसिप्लिन में चल रहा है, तो पहला मेरिट क्या हो गया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर वे में फॉलो किए जा रहे हैं। सेकंड मेरिट क्या होगा, इट विल बी इंप्रूव वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कई एम्प्लॉय क्या होते हैं कि वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, कि उनको वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बॉस भी लेट आ रहा है, आधे एम्प्लॉय लेट आ रहे हैं, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं चाहिए उनको। वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए जो ऑन द टाइम है। जैसे हमारा स्कूल है, अगर स्कूल का टाइम 9 बजे है तो 9 बजे गेट क्या होता है, क्लोज। ठीक है, जैसे बोर्ड टाइमिंग्स है, बोर्ड टाइमिंग क्या है कि 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी बच्चे को एंटर नहीं किया जाएगा। आप 10-1 पे भी जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों, वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो वो किसके बेनिफिट्स है, डिसिप्लिन के। ठीक है, अब इसके 2 डीमेरिट्स, कि डिसिप्लिन के डीमेरिट्स भी तो होंगे कि देखो ज्यादा आज्ञाकारी बनना भी नुकसान देता है कभी कभार। ठीक है, पहला डीमेरिट क्या है इसका, लैक ऑफ डिसिप्लिन विल डिले एवरी एक्टिविटी, कि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी हर एक्टिविटी क्या होगी, डिले होती जाएगी। ठीक है, सेकंड डीमेरिट क्या होगा इसका, देयर इज लाइकहुड ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला डीमेरिट, लैक ऑफ डिसिप्लिन, शो दैट डिले ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, और सेकंड क्या था हमारा, लैक ऑफ वेस्टेज रिसोर्सेज, कि अगर आप डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो आपने कोचिंग की फीस भरी, ठीक है, 6 बजे कोचिंग का टाइम था, आप आ रहे हो 6:30। ठीक है, तो वो क्या लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कि आप क्या कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। कि जो टाइम सेट किया गया था कोचिंग के ऑनर की तरफ से, कोचिंग के सर की वजह से आप उस टाइम पे नहीं आ रहे, आपने फीस तो पूरी भरी ना, बट आप आ कर रहे हो टाइम के बाद आ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या वेस्टेज रिसोर्सेज है, तो वही लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन करोगे तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, आपकी एक्टिविटीज भी क्या होगी, डिले होंगी। क्लियर, तो ये क्या था हमारा थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। क्लियर, उसने जो फोर्थ प्रिंसिपल दिया, फोर्थ प्रिंसिपल क्या दिया उसने, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब देखो 2 प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहा हूं, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड 100% आता है पेपर में, आता भी 3 मार्क्स में। ठीक है, एक्सप्लेन द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल, और 3 मार्क्स में आ गया। अब 3 मार्क्स के पेपर लिखने के लिए मटेरियल कहां से आएगा। ठीक है, तुम कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग लिख के आ गए। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या है, जो 3 में से 2 तो दे देगा, बिना मतलब 1 नंबर कट गया ना मुझे, वो मुझे 1 नंबर कटवाना क्यों है, मुझे तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए।
ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड को देखो एक्सप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है हमारा कि प्रिंसिपल स्टेट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ वन पर्सन, ठीक है, कि वन टाइम वन बॉस होना चाहिए, कि वन टाइम टू बॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये किसका मीनिंग है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, कि एक टाइम पे एक ही बंदा उसको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्लियर, ये तो उसका मीनिंग हो गया। अब इसका साथ में एक एग्जांपल भी दो। एग्जांपल देखो कैसे, कि आपने एक स्टिक डायग्राम बनाया, ठीक है, इसको दिखा दिया कि ये क्या है, ये बॉस है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ये मान लो आपका एम्प्लॉय था। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये मान लो ये मैनेजर है और ये आपका एम्प्लॉय है, ठीक है। अगर एक मैनेजर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है या उसको कुछ कमांड दे रहा है, तो वो क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। उसको लिख दो, इट्स फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया, 2 सेकंड लगेंगे इस एग्जांपल को बनाने में। उसके बाद दूसरा एग्जांपल बना दो उसको एक स्टिक डायग्राम में, कि भैया एक ये एम्प्लॉय था, मैनेजर था, एक ये मैनेजर था, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मैनेजर ए है, ये मैनेजर बी है, ये दोनों मैनेजर क्या कर रहे हैं, मिलकर इसको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज नॉट फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आपने उसको काफी अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा, आपको डायग्राम ही दी है बस आपने, ठीक है। नो डाउट ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस स्टिक डायग्राम तो बना सकते हो, ठीक है। सीबीएसई अलाउ करता है स्टिक डायग्राम्स को। क्लियर, तो आपने क्या करा, ये यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जांपल दे दिया और ये इसका किसका एग्जांपल दिया, नॉट फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर ये एग्जांपल डाल दो, उसके बाद 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स। सिर्फ पॉइंट लिख दो मेरिट डीमेरिट के, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, इतना बड़ा लेंथी पेपर आता है बिजनेस का। इसका सबसे पहले मेरिट क्या होगा यूनिटी ऑफ कमांड का, कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, नो कंफ्यूजन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने सिर्फ एक इंसान को सुनना है कि हाँ भाई ये काम ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, बट यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है मेथड ए यूज कर, वो बोल रहे हैं मेथड बी यूज कर। अब वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, या मेथड ए यूज करूं या मेथड बी यूज करूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्टार्टिंग से जिससे पढ़ रहे हो उससे ही पढ़ो एंड टाइम तक, यार क्या दिक्कत है, ठीक है। उसको जैसा आता है पढ़ना वैसा पढ़ो, क्लियर। बट ये मतलब नहीं होता कि आपने कभी चलो भैया डी सर को खोल लेते हैं, रजत अरोड़ा को खोल लेते हैं, कि किसी को खोल लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता, ठीक है। हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, क्लियर। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर है। पहला बेनिफिट क्या है, नो कंफ्यूजन, कि आपका माइंड कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। सेकंड मेरिट क्या है इसका, कि आप क्या हो जाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे, ठीक है। आपकी जो लिसनिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, आपकी थिंकिंग पावर क्या है वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी एफिशिएंट पावर एंड लिसनिंग पावर, ठीक है। तो वो क्या आपकी सेकंड मेरिट है यूनिटी ऑफ कमांड का। उसके बाद 2 डीमेरिट के पॉइंट में मिलने चाहिए लिखने के लिए। पहला डीमेरिट, नो डाउट इतना अच्छा प्रिंसिपल दिया है हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड, बट उसका एक डीमेरिट भी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब क्या है, इसमें वो सेंट्रलाइज कर रहा है, कि अब वो क्या करना है, सिर्फ इसने क्या करना है, सिर्फ इस बंदे को देना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक टाइम पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो क्या सेंट्रलाइज हो गया। जैसे हमारा सेंट्रलाइजेशन है कि एक टॉप लेवल से मिडिल लेवल को देगा, इस टॉप लेवल के पास सारा कंट्रोल रहेगा, तो वह सारा कंट्रोल किसके पास है, मैनेजर के पास है, वो सिर्फ कमांड दे रहा है। तो पहला डीमेरिट क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड पावर। सेकंड क्या है, कम्युनिकेशन डिले हो जाता है कभी कभार। कम्युनिकेशन देखो डिले कैसे होगा, कि आप यूनिटी ऑफ कमांड में है कि तुझे पता है कि हमें तो उससे सुनना है, अब वो आ नहीं रहा, तो उससे क्या डिले हो जाएगा। अब या तो लैक ऑफ इनिशिएटिव है, कि इसका इनिशिएटिव भी क्या है, कम, ये सीखना भी नहीं चाहता, तो ये सारे क्या है इसके डीमेरिट्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, 6 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आना है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग प्रिंसिपल, उसमें से एक पार्ट पक्का होगा यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड।
उसने फिफ्थ प्रिंसिपल देखो क्या दिया, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल दिया है हेनरी फ्योल ने, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है सीबीएसई का जो एग्जामिनर पेपर सेटर होता है वो क्या करता है, इन दोनों क्वेश्चन को डाल देता है। हाउ टू डिफरेंट यूनिटी ऑफ कमांड फ्रॉम द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक्सप्लेन, या एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ए पार्ट यूनिटी ऑफ कमांड, बी पार्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी पार्ट में आके बता दूंगा आपको। क्लियर? तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है क्या। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस देयर आर वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। कि भैया अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ही हेड होना चाहिए और उस बंदे को एक ही प्लान देना है, कि मतलब एक टाइम पे उसको क्या देना है, एक प्रोजेक्ट देना है। सबसे मेन डिफरेंस उसमें क्या था, वन टाइम वन बॉस था, कि भाई जितना मर्जी काम दे दो कोई दिक्कत नहीं, बस देगा एक ही इंसान, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है कि वन टाइम वन बॉस है, ठीक है, कि एक टाइम पे एक बॉस रहेगा। सिंपल सी बात, चाहे वो उसको 5 प्रोजेक्ट दे, चाहे वो उसको 10 प्रोजेक्ट दे, बट वो सुनेगा अपने एक ही बॉस की, वो किसी और की नहीं सुनेगा उसके अलावा। बट जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप एक्टिविटीज, कि भैया सबका सेम ऑब्जेक्टिव होगा। कि मान लो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, तो वो वन हेड हो गया, तो उसकी वन प्रोजेक्टिव होना चाहिए, कि उसको एक टाइम पे क्या देना है, एक प्रोजेक्ट देना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास टारगेट आया कि आपने एक महीने में 10,000 ट्राउजर्स बनाने थे, ठीक है, 10,000 बनाने। अब वो आपका प्रोजेक्ट है। एक दूसरा ऑर्डर आया कि आपने 3,000 शर्ट्स भी बनानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, केस स्टडी का हिंट दे रहा हूं तुम्हें मैं, सॉल्व कैसे करनी है। केस स्टडी में वो ऐसे ही केस बनाता है कि मैनेजर ने क्या करा, एक टाइम पे 2 प्रोजेक्ट ऑफर कर दिए, कि भैया 2 ऑर्डर आए हैं, इन दोनों ऑर्डर को मुझे एक साथ क्या करना है, फुलफिल करना है। तो मतलब नीचे क्वेश्चन डाल देगा, आइडेंटिफाई द लैक ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब लैक ऑफ प्रिंसिपल कौन सा हुआ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तूने क्या करा भैया, एक ही एम्प्लॉय को एक साथ 2 प्रोजेक्ट दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या हो गया, ओवर बर्डन हो गया। क्लियर? तो इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड वन प्लान, क्लियर, वन हेड एंड वन प्लान। तो ये क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया उसका, ठीक है। अब इसको भी उस वे में एक्सप्लेन करना है। अगर डिफरेंस आ गया तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आते हैं पेपर में, और इस बार भी आ रहे हैं एग्जाम में ये, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसके मेरिट सेम हो गए कि अगर तुम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आपका पहला क्या होगा, हेल्पफुल इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो कैसे अचीव करोगे, कि आपने क्या करा, एक एम्प्लॉय को 2 ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट दे दिए आपने, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मान लो आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया आपने क्या करना है, एक साथ 2 चीजों पे काम करना है। वो नहीं कर सकता यार। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि यार एक साथ अकाउंटेंसी का पेपर भी दो, एक साथ बिजनेस स्टडी का पेपर भी दो, आपके पास 6 घंटे है, आप नहीं दे पाओगे। नो डाउट मैंने एवरेज टाइम दिया 3 घंटे बिजनेस के, 3 घंटे अकाउंटेंसी के, बट क्या है, आप कंफ्यूज भी तो हो सकते हो यार। 3 घंटे बिजनेस का दिया, उसके बाद 3 घंटे अकाउंटेंसी किया, आपका माइंड क्या है, ओवर बर्डन है, या मुझे भी अकाउंटेंसी भी सॉल्व करनी है, मुझे बिजनेस भी सॉल्व करनी है। हाँ, अगर मैं उसकी जगह क्या बोलता हूँ कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, आपने इस बिजनेस के पेपर को सॉल्व करना है जो मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फटाफट उसको सॉल्व कर दोगे। आपके माइंड में क्या ओवर बर्डन नहीं है, सिर्फ बर्डन एक चीज का है कि आपने बिजनेस स्टडी का पेपर 3 घंटे में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। क्लियर? अभी तक कितने प्रिंसिपल किए, 5। एक लास्ट प्रिंसिपल हम कर रहे थे, ठीक है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, 6th ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर प्रिंसिपल देखो क्या होता है, नो डाउट मैंने तीनों क्वेश्चन बता दिए इसमें। जब तुम पेपर देने जाओगे ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, चारों में से किसी हर सेट में
इन तीनों प्रिंसिपल तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। इन तीन में से या 2 आ जाएंगे या 1 आ जाएगा। और क्या पता किस्मत अच्छी हुई तो तीनों के तीनों प्रिंसिपल पेपर में मिलेंगे, और मिलेंगे भी 6 नंबर में, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर। अब जो ऑर्डर प्रिंसिपल है, ऑर्डर प्रिंसिपल देखो क्या कहता है कि हर काम, ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि बोल दिया और वेटर इधर आ पानी लेके आ, वो ऑर्डर नहीं है ये। इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हर जगह रखा होने चाहिए, ठीक है। कभी आप इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाओ तो कभी कार मैन्युफैक्चर में जाना, कार मैन्युफैक्चर में क्या होता है, फ्लोर वाइज मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। कितने फ्लोर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट फ्लोर के हैं वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे ही रहने चाहिए। कि मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय, जैसे मान लो मैकेनिक होता है कि उनके वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्लास वगैरह होता है, उसने जेब में डाला, वो फर्स्ट फ्लोर से चला गया फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे, ठीक है, वहां जाके प्लास रखाया, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन जब वो नीचे आया काम करने फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसको वो प्लास मिल नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या सिस्टमेटिक ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, अननेसेसरी एक्टिविटी हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे कभी भी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं चल सकती। तो इसलिए हेनरी फॉर्ड ने क्या प्रिंसिपल दिया, ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल में ये डिफाइन किया गया है कि जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, जो भी आपका सामान यूजेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वर्किंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए, आपने उसको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में रखना है। हर सामान सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए कि मतलब ये ना हो कि फर्स्ट फ्लोर वाला एम्प्लॉय फिफ्थ फ्लोर पर जाकर सामान ढूंढ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों ढूंढना पड़ रहा है उसको, क्योंकि लैक ऑफ ऑर्डर है, कि उसने प्रिंसिपल फॉलो किया ही नहीं उसने। क्लियर। तो ये आपके क्या थे, 6 प्रिंसिपल्स गिवन बाय दी हेनरी फ्योर्ड।